नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? ये आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और आप लोग स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा चलो, आज जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो व्यंजन और व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया है। दूसरी स्थिति, मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था। कईयों ने तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी लिखा है, कईयों ने मैसेज किया है कि सर इसका उत्तर क्या होगा। एक बार पहले मैं वो प्रश्न बता दूं। मैंने आप लोगों से पूछा था कि पश्च शब्द की संधि क्या होगी। क्या पूछा था? पश्च शब्द की संधि क्या होगी। कईयों ने उत्तर दिया, कईयों का सही था। आप उत्तर देखें, इसके टुकड़े होंगे पह प्लस च। कैसे हुआ? अगर विसर्ग के पहले जो भी वर्ण आया है उस वर्ण के साथ कोई भी स्वर हो, जैसे इसमें क्या आ रहा है, तथा दूसरे शब्द का प्रारंभ अगर च, छ और श शलगम वाला है ना, च छ श से प्रारंभ होता हो, तो हमारा जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा? वो तालव्य श बन जाएगा। जैसे कि एक शब्द बता रहा हूं मैं, जैसे एक शब्द है आश्चर्य। क्या लिखा है? आश्चर्य। अब देखो, आश्चर्य में बीच में क्या श आ रहा है? शलगम का। हम जब टुकड़े करेंगे तो ये श हटकर ये बन जाएगा विसर्ग, और ये बन गया आ है। ठीक है। अब देखो, दूसरे शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? च से हो रहा है, तो ये क्या बन गया? ये च और ये के ऊपर ये च बन जाएगा। ठीक है। सेम कंडीशन थी, दोनों में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। ध्यान रखना, इसमें विसर्ग संधि है। कई लोगों ने जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया है उनसे मैं यही कहूंगा कि आप जो भी रोज वीडियो देख रहे हैं उनमें सीखते रहें, मुझे बताते रहें सर किस रूप में चेंज करना है, क्या करना है। ठीक है, रोज नई नई चीज सीखते रहें। चलो, अब हम टॉपिक आते हैं। आज हमारा जो वीडियो है, क्योंकि आप लोग पता है कि कल हमारे वीडियो में स्वर एवं स्वरों के भेद आपको याद हो, तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, है ना, ये 5 रूप बनाए थे हमने। उन सब के अलग अलग भेद किए थे हम लोगों ने। तो अब जो हमारे जो भेद हैं वो हम व्यंजन के पढ़ेंगे, और व्यंजनों में भी क्या पढ़ेंगे? मूल रूप में व्यंजनों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, व्यंजनों का पूर्ण रूप पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसका एक पार्ट और आएगा, वो होगा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज का वीडियो है वो हमारा व्यंजन एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले में टॉपिक का नाम लिखूं, व्यंजन। आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उच्चारण और लेखन में पूर्ण होने के लिए स्वर किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजन उच्चारण और लेखन में पूर्ण होने के लिए व्यंजन उच्चारण और लेखन में पूर्ण होने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो हमारे व्यंजन है ये उच्चारण और लेखन में पूर्ण होने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं। इतना याद रखना, व्यंजन कभी पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है ना।
पूर्ण नहीं होने के कारण से ये कहा जाता है ये हमेशा आधे ही रहेंगे। व्यंजन हमेशा कैसे होते हैं? आधे होते हैं, इसलिए इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, इसलिए इन वर्णों के नीचे, इन व्यंजनों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात कहूं तो हम लोगों ने बात कही थी कि स्वरों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख्य द्वार से बिना बाधा के बाहर निकल जाती है, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कहा व्यंजन अपने आप में पूरे है ही नहीं, इनको पूर्ण होने के लिए सहायता तो लेनी पड़ेगी। किसकी लेंगे? ये तो ये स्वरों की सहायता लेंगे, ठीक है ना। उसी रूप में यहां पर ध्यान रखना, ये व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली हवा बाधित होते हुए मुख द्वार से बाहर निकल जाती है। वापस सुना, व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली हवा बाधित होते हुए मुख द्वार से बाहर निकल जाती है। अब सुना ये बड़ा, हमने पिछले वाले वीडियो में इस रूप में एक मुखाकृति बनाई थी, आप सबको याद होगा, देखा होगा वीडियो पूरा तो आपको याद होगा। यहां पर हमने कहा था ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? तालु। ये कौन सा पार्ट है? मूर्धा। ये कौन सा है? दंत। और ये कौन सा है हमारा? ओष्ठ। ये 5 बनाए गए। तो वहां पर हमने स्वर में कहा था कि जो फेफड़ों से हवा उठेगी, क्योंकि तो हमारी जीभ है, ये हमारा कंठ है, यहाँ से फेफड़ों का रूप बन जाएगा, तो यहां से जो हवा उठेगी वो इनको टच किए बिना ही सीधी मुंह से बाहर निकलेगी। वो रूप तो क्या था? स्वर का। लेकिन अब हमें अगर क भी बोलना है तो हमें यहां पर हवा को रोकना पड़ेगा। अगर च बोलना है तो च बोलते वक्त हमें यहां इस जगह हवा को रोकना पड़ेगा। ट से टमाटर बोलते हैं तो ट बोलते वक्त हमें हवा को यहां रोकना पड़ेगा। इसका मतलब हवा रोकने का मतलब क्या होता है कि हवा सीधी बाहर नहीं निकल पा रही है और उसे बाहर निकलने में बाधा हो रही है, और बाधा केवल व्यंजन में होती है, स्वर में नहीं होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, यहां ध्यान रखना, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, और यहां पर जो फेफड़ों से हवा उठती है वो बाधित होते हुए मुख द्वार से बाहर निकलती है। चलो अब ये बताओ, हमारे पास व्यंजन कुल कितने हैं? तो ध्यान रखना, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 33 व्यंजन, ठीक है। अब इतना याद रखना कि 33 व्यंजन कौन से होते हैं। जैसे हमने स्वर को 11 बता दी, 11 कौन से? तो ए आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। लेकिन व्यंजन जो है वो 33 है, और इनका अलग अलग रूप में विभाजन रूप बनाया गया है, इनका डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है ना। और उसमें डिवाइडेशन करने के बाद जैसे ही रूप बना है तो वो 3 रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जैसे कि अब 3 रूप कौन है? तो यहां में कि 33 व्यंजनों का, एक लाइन रखने में, 33 व्यंजनों का वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है, 3 रूप में किया गया है। अब वो 3 रूप कौन से हैं चर्चा करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
चलो अब टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 33। ठीक है ना। इसका वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है, तो इसका वर्गीकरण हमने किया है 3 रूप में। कितने रूप में किया है, 3 रूप में। पहले वाले का वर्गीकरण का नाम है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरे वाले वर्गीकरण का नाम है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे वाले वर्गीकरण का नाम है ऊष्म व्यंजन। पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आप लोगों को इनकी संख्या काउंट पता होना चाहिए और ध्यान रखना तीनों की जो जोड़ होगी, जो वर्णों की, वो सारी कितनी आनी चाहिए, 33 आनी चाहिए। जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं हमारे 4। 25, 4 29 और 4 33, ये रूपरेखा बनती है। अब यहां पर ध्यान सुनाइए, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, स्पर्श, स्पर्श है ना। तो यहां क्या होगा, यहां जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाएगा तो हमारे फेफड़ों से जो हवा उठेगी, ठीक है ना, या हमारी जो जिह्वा है वो उच्चारण अवयवों को हल्का या आंशिक या अधिक रूप में स्पर्श करेगी। स्पर्श करने के कारण ही इसका नाम क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। क्योंकि पहली बात तो हम पढ़ के आ रहे हैं व्यंजन, और ये नाम क्या लिखा हुआ, स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो छूने का मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ उन उच्चारण अवयव को छूने का रूप बनाएगी। जैसे हमने अभी उच्चारण कितने बताए, 5। और कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 रूप बनाए। उसी रूप में यहां पर ये रूप बनेगी। 25 कौन कौन से होंगे, तो आप इतना याद रखना, हमारे व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है, कैसे, ठीक है ना, और इसका एंड कहां होगा, मैं तक। यानी कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक के सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो हमारे पास कैसे लेकर मैं तक में 5 व्यंजन वर्ग आते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। हर एक व्यंजन वर्ग में वर्ण कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, जैसे क, ख, घ, घ और अंग, च, छ, झ, झ और इय, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे वर्ण रह गए। अब देखो हर एक में वर्ण कितने आ रहे हैं, यहां से देखना 5 आ रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते यहां लास्ट में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो 5 5 5 5 5 कितने हो गए, 25। तो आपको कितना रखना है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण अवयव को स्पर्श कर रही हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन हमारे हिंदी में 4 बताए गए हैं और संस्कृत में भी 4 बताए गए। ध्यान रखिए, दोनों में कंफ्यूज मत होना। कारण क्या है कि स्पर्श जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है इनका क्रम हिंदी में अलग है और संस्कृत में अलग है। अब हिंदी में क्या है देखना, य, र, ल, व, ये हमारे हिंदी में क्रम बना हुआ है। ठीक है ना, आपको यही याद रखना है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में इसका क्रम दूसरा है। याद रखना, ये संस्कृत में इसका जो क्रम है वो है य, व, र और ल। य व र ल, य व र ल बोलते हैं संस्कृत में और य र ल बोलते हैं हिंदी में। ध्यान रखना, इन दोनों को मैच मत करना। और संस्कृत के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतस्थ व्यंजन कितने कौन कौन से होते हैं, तो वहां हिंदी वाला भी लिखा होता है। तो आप दोनों को अलग अलग याद रखें। संस्कृत में बोलते हैं य व र ल और हिंदी में बोलते हैं य र ल व। चलो
अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की कि ऊष्म व्यंजन क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखें ऊष्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। देखो ये छोटा सा एक मैं मुखा बता रहा हूं। हमने अभी अगर आपको याद हो तो नाम लिखे थे, इसमें पहले का नाम था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये नाम लिखे थे। इसमें होगा क्या कि यहां आने वाले जो व्यंजन है जब उनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है ना, ये जीभ यहां से घूम जाएगी ऊपर घूमने के बाद में क्या होगा, इस जो फेफड़ों से हवा उठेगी उस हवा को यहां से मुख द्वार से बाहर निकलने में, क्योंकि यहां से ऊपर वाले दांत के रूप में बन जाएंगे, तो इस हवा को यहां से बाहर निकलने में संघर्ष करना होगा, जोर लगाना होगा, तब जाकर के वो हवा बाहर निकलेगी। जैसे मैं कहूं फेफड़ों से उठने वाली हवा वैसे ही गर्म है, लेकिन जैसे ही हम उस हवा को बाहर निकालने के लिए और जोर लगा रहे हैं, है ना, तो वो हवा और ज्यादा गर्म हो गई, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। जैसे मैं कहूं आपके शरीर में ऊर्जा है, गर्मी है, जैसे ही आप कोई दरवाजा खोल रहे हैं या कोई बाल्टी उठा रहे हैं या किसी चीज पर आप जोर लगाकर संघर्ष कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके शरीर में गर्मी थी और वो जैसे ही आपने संघर्ष किया, आपने जोर लगाया, वो गर्मी पसीने के रूप में बाहर आ गई। उसी रूप में यहां पर भी जिन यहां आने वाले व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो इस फेफड़ों से उठने वाली हवा को इस मुख द्वार से बाहर निकलने में यहां संघर्ष करना होगा। इस जगह जब संघर्ष करना होगा, इसका मतलब क्या है कि ये हवा और गर्म हो जाएगी। और एक चीज जाना ना, जब ये संघर्ष करेगी तो इस ऊष्म व्यंजन का एक नाम और हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस हवा को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, तब जाकर के ये हवा बाहर निकल रही है। इसमें कितने व्यंजन होंगे हमारे? तो 4 व्यंजन होंगे। यहां ये संख्या लिखी हुई है, कौन कौन से होंगे? श, स और है। इनका क्रम विशेष रूप में याद रखना। अब ये तालु कौन है, मूर्धा कौन है, दंत कौन है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो व्यंजन के उच्चारण स्थान ही आएगा। ठीक है ना। यहां तक आपको इन सबका क्रम याद होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक, कैसे मैं तक, कितने वर्ग आते हैं इसमें? 5। क, च, ट, त, प, हर एक में कितने कितने वर्ण है? 5-5। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। लेकिन संस्कृत में इनका क्रम दूसरा है। क्या है? य, व, र, ल। ऊष्म का एक नाम और क्या है? संघर्षी। इसमें कितने व्यंजन आएंगे? 4। कौन कौन से? श, श, स, है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अब टॉपिक पर नेक्स्ट। व्यंजनों के उच्चारण स्थान। व्यंजनों के उच्चारण स्थान ध्यान रखना। मूल रूप में इसके 5 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? मूल रूप में इसके 5 उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन कुल उच्चारण स्थान किसके? व्यंजनों के कुल उच्चारण स्थान 8 बताए गए। कितने बताए गए? 8।
अब ये सभी में 8 कौन से 5 कौन से है, तो आप इतना देखो मूल रूप में 5 ही है। कभी पूछे कि व्यंजनों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो 5 ही बोलना है। कितना बोलना है? 5 ही, क्योंकि ये 3 तो अन्य है। अन्य में कौन सा आएगा? वत्स्य, दंतोष्ठ, काकल्य, ये अलग रूप बनेंगे, लेकिन अपने को मूल रूप में पहले इसकी स्टडी करनी है कि ये क्या है। ठीक है ना, तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे मूल रूप में जो 5 उच्चारण स्थान है, चर्चा इसकी करेंगे। चलो एक बार देखो, बोले हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कहां से कहां तक? क से लेकर मैं तक कितने व्यंजन वर्ग आते हैं? 5। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सबको याद हो गया आपको? नेक्स्ट हमारे अंतस्थ कितने हैं? अंतस्थ कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से? य, र, ल और व। क्लियर? अब हमारे ऊष्म कितने हैं? ऊष्म भी हमारे 4 हैं। 4 कौन कौन से? श, श, स और है। ये रूप है। आप लोगों को इतना याद रखना है कि हमने कहा था कि हमारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान मूल रूप में कितने बताए गए हैं? 5। कितने बताए गए? 5। उन 5 ही मूल रूप में उच्चारण स्थान में इन 33 व्यंजनों को बैठाना है, ध्यान रखना। और आपको ये याद होना चाहिए कि अधिकांश एग्जाम के अंतर्गत ये आ चुका है कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा, प का उच्चारण स्थान क्या होगा, य का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करना है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें 5 जो उच्चारण स्थान है ये है कौन से। तो आपको पहले क्लियर कर दूं, जो हमने स्वरों के उच्चारण स्थान बनाए थे उस वक्त जो हमने कहा था कि जो हमारे उच्चारण अवयव है, जो हमारे उच्चारण अवयव है वही हमारे यहां पर उच्चारण के भेद स्थान रहेंगे। सेम कंडीशन यहां भी क्या है? उच्चारण स्थान। और जो हमारे उच्चारण अवयव रहेंगे वही हमारे 5 उच्चारण अवयव यहां के 5 भेद रहेंगे। ठीक है, तो अब उच्चारण अवयव कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला कौन सा है? कंठ। दूसरा कौन सा है? तालु। तीसरा कौन सा है? मूर्धा। चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? उच्चारण अवयव। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी जीभ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने कल भी कहा था कि इनका क्रम फिक्स होगा, कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि कंठ कौन से नंबर पे आ गया? 1 नंबर पे। तालु कौन से पे है? 2 नंबर पे। मूर्धा 3 नंबर पे। दंत 4 नंबर पे और ओष्ठ 5 नंबर पे। क्रम बना हुआ है। जो क्रम हमने वहां डाला है वही क्रम इन 5 भेदों का होगा, ध्यान रखना। ये जो नाम लिखे हुए हैं वही भेद इसी क्रम के अनुसार यहां बैठेंगे। तो हमारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान मूल रूप में कितने हो गए? 5। 5 में नंबर 1 कौन सा हो गया भाई? कंठ। नंबर 2 क्या हो गया? तालु। नंबर 3 क्या हो गया? मूर्धा। 4 क्या हो गया? दंत। और 5 क्या हो गया? ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इन व्यंजनों को इन 5 भेदों में बिठाने का रूप बनाते हैं। सबसे पहले हम इनको बिठाएंगे, है ना। एक यार ना रटना नहीं सीखना है कि भाई हम लोग इसे रट लें कि ये कहां जाएगा ये कहां जाएगा, रटना नहीं, सीखो, ट्रिक बना लो। कभी भूल जाओ एग्जाम में तो फटाफट दिमाग में सेट होते ही याद जाएगा, हाँ ये याद जाएगा ये जाएगा, ताकि आप जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। क्या रखना ये स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ठीक है, कौन कौन से रूप में? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग रूप में। ठीक है, इनका एक क्रम फिक्स है। सबसे पहले हमारे क वर्ग आता है, सब उसके बाद में च वर्ग आता है, उसके बाद में ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है और फिर लास्ट में प वर्ग।
ठीक है ना। हमें एक नंबर डालना है, नंबर 1 पे कै वर्ग, नंबर 2 पे च वर्ग, नंबर 3 पे टै वर्ग, नंबर 4 पे तै वर्ग और नंबर 5 पे पै वर्ग। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पर भी आप लोगों ने नंबर डाल रखे कि नंबर 1 में कंठ आएगा, नंबर 2 में तालु आएगा, नंबर 3 में मूर्धा आएगा, नंबर 4 में दंत आएगा और नंबर 5 में ओष्ठ आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो वर्ग यहां लिखा है, जो नंबर यहां लिखा हुआ और जो नंबर यहां लिखा है, आप उन नंबरों में उन वर्णों को एक साथ बैठा दो। 1 में जो है वो 1 में आ जाएगा, 2 में जो है वो 2 में आ जाएगा, 3 में जो है वो 3 में आ जाएगा, 4 में जो है वो 4 में आ जाएगा और 5 में जो है वो 5 में आ जाएगा। जैसे कि नंबर 1 में क्या आ रहा है, कै वर्ग, है ना। यहां नंबर 1 में क्या आ रहा है, कंठ, तो यहां पर कंठ में कौन सा वर्ग आएगा, कै वर्ग। कै वर्ग में वर्ण कितने होते हैं, 5, कै, ख, ग, घ और ङ। ठीक है। नंबर 2 में कौन सा आएगा, तालु आ रहा है। नंबर 2 में यहां कौन सा आ रहा है, च वर्ग, तो यहां पर तालु में कौन सा आ गया, च वर्ग। ठीक है, कौन सा आएगा, च वर्ग। 5 कौन सा होगा, च, छ, ज, ज और ई। ठीक है। नंबर 3 में क्या आ रहा है, मूर्धा। नंबर 3 में क्या आ रहा है, टै वर्ग, तो यहां आप सीधा आ जाओ, मूर्धा में हमारा टै वर्ग। टै वर्ग कौन कौन सा है, टै, ठ, ड, ढ और अण। टै, ठ, ड, ढ, अण। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, दंत। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, तै, तो आप यहां आ जाओ सीधा। दंत में कौन सा हो गया, तै वर्ग। तै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5, तै, थ, द, ध और न। ये पांचों यहां आ गए। 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, ओष्ठ। 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, पै वर्ग, तो यहां पर ओष्ठ में कौन सा आ जाएगा, पै वर्ग। पै, फ, ब, भ और मैं। ये तो हमारे देखो 25 हो गए, इस पर सब बढ़ गए। और रटना कुछ भी नहीं है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये याद कर लो, रट लो कि ये हमारा क्रम है। भूल जाओ तो अपने मुंह को याद रखो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कंठ है और लास्ट का पॉइंट ओष्ठ है। इसके बीच में 3 रूप बनते हैं, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है ना। और इसमें सबसे याद आएगा कै, ख, ग, घ, फिर से आएगा च, छ, ज, ज, फिर ट आएगा ट, ठ, ड, ढ। ये क्रम रहता है इनका। ठीक है। अब बात करते हैं हम अंतस्थ और उष्ण की, क्योंकि हमें इनको ही बिठाना है। ये तो हो चुके हैं। अब आपको इसमें याद समझना है कि क्या ट्रिक लगाई है। आप लोगों को याद रखना है कि अंतस्थ कितने, 4। कौन कौन से, ये रहता है। उसमें कितने, 4, श, श, स है। आपको एक सारणी रूप में इनको करना है, ये इस रूप में कर दो। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये अलग ऊपर लिखे हुए, श से है नीचे लिखे हुए। हमें पता है कि हमारे पास उच्चारण अवयव कितने हैं, 5। ठीक है। हमारे पास यहां पर दोनों में वर्ण कितने आ रहे हैं, 4 4। तो यहां पर हमें काम करते हैं, इनको भी नंबर देते हैं जैसे इनको दिए थे। जैसे इसको दिया 2, तो क्रम से देंगे, जो स्टार्ट किएगा वही एंड तक जाएगा, है ना। जैसे ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है। 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5। अब देखो 1 नहीं आया अब तक, तो 1 फर्स्ट में नहीं आया तो 1 लास्ट में आएगा। इसका मतलब जो ये है ये नंबर 1 में जाएगा। ध्यान रखना, 2 का मतलब है तालु, ये लिखा हुआ है। 3 का मतलब क्या है, मूर्धा। 4 का मतलब क्या है, दंत। 5 का मतलब क्या है, ओष्ठ। और 1 का मतलब क्या है, कंठ। ठीक है। उसी रूप में हम चर्चा करते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात कहूं कंठ की, तो इन सब में अगर पहले बात है, ये 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब है कि ये दोनों 2 नंबर में आएंगे। ठीक है ना। अब ये यहां पर 2 नंबर क्या आ रहा है, तालु, तो ये और श दोनों कहां जाएंगे, तालु में। ये और श कहां आ गए, तालु में। रटना कुछ भी नहीं है, सीखना है, सीखना है। ध्यान रखना, ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों को बराबर किया, फटाफट से 2 3 4 5 और 1। ठीक है। एग्जाम में भूल जाओ कि यह कहां जाएगा, ल कहां जाएगा,
शलगम वाला श कहां आएगा, षटकोण वाला श कहां आएगा, कोई टेंशन नहीं, क्रम याद रखो, लाइनें खींचो 2 3 4 5 1, बस इनका क्रम याद रखना, ठीक है ना। अब देखो ये 3 नंबर में क्या आ रहा है, मूर्धा। 3 नंबर में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, र और श, ये दोनों कहां जाएंगे, मूर्धा में, र और श, ठीक है। 4 नंबर में कौन से वर्ण आ रहे हैं, ल और स, यहां 4 नंबर में क्या आ रहा है, दंत, तो ल और स दोनों ही कहां जाएंगे, दंत में, तो यहां ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने 1 नंबर का रखा है, इसको देखना ही नहीं है, ये कहां जा रहा है 5 नंबर में, यहां 5 में क्या आ रहा है, ओष्ठ, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ में आ जाएगा केवल व। अब आते हैं है पर, है कौन से नंबर में, 1 नंबर में, 1 नंबर कौन सा है, कंठ, तो हमारा जो है व्यंजन है वो कहां आ गया, कंठ में। अब देखो हमने 33 ही व्यंजनों को 5 में बांट दिया, कहीं को डाउट नहीं था, ठीक है, और आराम से बढ़ जाएगी, स्पर्श भी बढ़ गए, अंतः उसमें भी आ गए और यह क्रम भी बन गया। अब कोई भी पूछे कि ड कहां आएगा, मूर्धा में, ध कहां आएगा, दंत में, झ कहां आएगा, तालु में, घ कहां आएगा, कंठ में, बस याद है। और एक दो चीज याद रखना, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये भी हमेशा कंठ में आएंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो अब देखो हमने कहा था हमारे व्यंजनों के जो मूल रूप में उच्चारण स्थान है वो कितने, 5 है। 5 उच्चारण स्थान किनकी सहायता से बने हैं, उच्चारण अवयव की सहायता से बने हैं। उच्चारण अवयव कितने होते हैं, 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यही 5 नामों को हमने क्रम से यहां लिखा, नंबर 1 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि हमें 33 व्यंजनों को 5 में बांटना है, तो हमने 33 व्यंजनों को यहां लिख दिया। पहले दे दिया कि भाई इसमें कितने वर्ग आएंगे, 5 आएंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। इनमें क्रम डाल दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उसी रूप में हमने अंतर तो उसमें को भी यहाँ क्रम दे दिया कि ये किस रूप में आएंगे, और हमने इनका डिविजन यहाँ कर दिया। समझना, याद करने की कोशिश करना, रटना मत। नहीं समझ में आए वापस वीडियो देखना, नहीं आए फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डालना मुझे, ठीक है, या मुझे मैसेज करना। चलो अब इसके हम अन्य भेदों की बात करते हैं। अब ये व्यंजनों के अन्य उच्चारण स्थान, व्यंजनों के अन्य उच्चारण स्थान। मूल रूप में कितने थे, 5, कुल कितने थे, 8। तो आप इतना रखो, बस मूल 5 हो गए, तो जो 3 बचे हैं वो अन्य हो जाएंगे। तो हमारे यहां पर अन्य उच्चारण स्थान कितने हो गए, तो यहां पर ये हो जाएंगे 3। ऐसे करते हैं हम लोग, कितने हो गए ये 3। पहला कौन सा हो गया, वत्स्य, वत्स्य व्यंजन। नंबर दूसरा कौन सा हो गया, दंतोष्ठ। और नंबर तीसरा कौन सा हो गया, काकन। पहला कौन सा हुआ, वत्स्य, दूसरा दंतोष्ठ, तीसरा काकन, ठीक है। पहले बात करते हैं वत्स्य। वत्स्य का अगर मैं एक शाब्दिक अर्थ बताऊं तो इसका शाब्दिक अर्थ रूप में होता है मसूड़े। क्या होता है ये, मसूड़े। कारण क्या है कि हमने अगर पहले मूर्धा की बात की है
तो मूर्धा का शाब्दिक अर्थ भी मसूड़े होता है ना। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ जो व्यंजन है वो ऐसे हैं जो अपना स्थान पहले ग्रहण कर चुके हैं। मैं वापस कह दूं, इन 3 भेदों में वो व्यंजन आएंगे जो मूल उच्चारण स्थान में, मूल उच्चारण जो भेद बनाया हमने, उच्चारण स्थान बनाए हैं, उनमें अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, वहां वो किसी आंशिक कारण से, वहां कुछ उच्चारण स्थान में बदलाव होने कारण से उनको इन 3 में भी स्थान दिया गया है। ठीक है, यहां पर वर्षे का मतलब क्या होता है? मसूड़े। मूर्धा का मतलब भी क्या होता है? मसूड़े। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर कुछ व्यंजन जो दंत में आते हैं या किसी और वर्ण में आते हैं, उनमें उनका आंशिक उच्चारण जो है, उनका आंशिक उच्चारण जो है वो मसूड़े से किया जाता है। इस कारण से उन वर्णों को, उन व्यंजनों को वर्तसीय व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसमें वर्तसीय व्यंजन में मुख्य रूप में कौन कितने वर्ण आते हैं? तो 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? न, स और ल। न, स, ल। देखो, न भी दंत है, स भी दंत है और ल भी दंत है। लेकिन ल ल ल बोलते हैं तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श नहीं कर रही है, वो मूर्धा यानी ऊपर, दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं उनको टच कर रही है। ठीक है, तो यहां ऐसी स्थिति में यहां पर जो तीनों का रूप याद रखना, ये तीनों न, स, ल कहां आएंगे? वर्षे में। भूल जाओ तो इसको याद रखना, न, स, ल अगर याद रहे तो लसन, लसन, लसन याद रखना। लसन जब भी आएगा वो वर्षे में आएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट दंतोष की बात करते हैं। दंतोष के टुकड़े करते हैं तो इसे लिखेंगे दंत प्लस ओष्ठ। क्या लिखेंगे? दंत प्लस ओष्ठ। यानी यहां जो व्यंजन आएगा, यहां जो व्यंजन आएगा उसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाएगा। ध्यान रखना, ये यहां जो व्यंजन आएगा उसका उच्चारण दांत से भी होगा और ओष्ठ से भी होगा। हम बिना दांत को हिलाए उस व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। और यहां पर केवल एक आता है और वो है व। कौन सा आएगा? व। अब देखो व बोलना, अब जब व बोलोगे तो आपके होंठ तो हिल रहे हैं, आपके दांत भी हिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बिना दांत को हिलाए व बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला व्यंजन जो है वो दंतोष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब यहां आते हैं काकल्य। काकल्य में इसमें एक मूल शब्द बनता है काकल। क्या बनता है? काकल। तो काकल को हम लोग बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। काकल का शाब्दिक अर्थ कंठ होता है। ठीक है, लेकिन काकल्य का एक नाम और होता है, इसे हम बोलते हैं अलिजिह्वा। क्या बोलते हैं? अलिजिह्वा। ठीक है, यहां इतना लगा, अली का मतलब होता है प्रारंभ, जीवा का मतलब जीभ। जीवा का प्रारंभ कहां से होता है? आपको याद हो तो अभी हमने उच्चारण स्थान बनाया था, हमने जीभ के पास में कंठ लिखा था, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हमारा यही रूप बनेगा, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे 33 व्यंजन में एक ऐसा व्यंजन होना चाहिए जिसमें जीभ अपनी जगह से हिले नहीं और उस व्यंजन के उच्चारण में जोर कहां लगे? कंठ पर लगे। ध्यान रखना ये। तो यहां केवल एक व्यंजन है। कौन सा है? है बोलते वक्त जोर कहां रहेगा? कंठ पे। उस वक्त, उस दरमियान यहां पर जोर ऊपर की जीवा नहीं हिलेगी, किसी और स्थान पर जोर नहीं होगा, ये सीधा जोर कहां आएगा? कंठ पर आएगा। ठीक है, ये हमारे 3 अन्य भेद हो गए। ठीक है ना, ये 3 यहां लिख रहा हूं मैं, 3 अन्य भेद हो गए। 3 में हमने अलग कर लिया, वर्ष अलग कर लिया, दंतोष अलग कर लिया, काकल्य अलग कर लिया। काकल्य का एक नाम और क्या हो गया? अलिजिह्वा। इनके वर्ण याद रखना, न, स, ल, व। ठीक है, और यहां भी ये एक है, यहां भी ये एक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो,
ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ आज। अब आप लोगों से मैंने आज कहा था कि आज हमारी क्लास में एक तो व्यंजन की चर्चा करेंगे, व्यंजन कितने हैं, उनका वर्गीकरण कैसे हुआ चर्चा करेंगे। उसके अलावा हमारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान कितने हैं, उनके उच्चारण स्थान में कितने स्थान भिन्न भिन्न रूप में आए हैं, चर्चा उनकी भी की हमने, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने यहां पर जितने भी विस्तार रूप में, चार्ट रूप में, ताकि आपको शॉर्ट रूप में याद हो सके। देखो, रटना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि हर भर्ती परीक्षा में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, एसआई हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, कुछ भी हो, हर भर्ती परीक्षा में अगर आप ये सोचते हो कि हम रट करके एग्जाम पास कर लेंगे, संभव नहीं है। आप लोगों को एक ट्रिक, एक शॉर्ट रूप, एक लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप ये जान सकें कि वो वास्तविकता में जो पढ़ा रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। दूसरी स्थिति, कई बार हम लोग तैयारी करते हैं, हमें सफलता नहीं मिल पाती है ना, सफलता नहीं मिलती है, हम लोग सोचते हैं सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या करें, डिप्रेशन में आ जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। देखो, एक चीज कहता हूं मैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक है। यहां आप लोग चेंज करोगे, बदलाव करोगे, तो ही रूपरेखा बनेगी। और असफलता सफलता की एक पहली सीढ़ी है, ध्यान रखना। अगर आप ये सोचते हो कि हम असफल हो गए, हमारा जीवन अब खत्म होने के कगार पहुंच गया है, तो हर एक विद्यार्थी किनारे पर बैठा है। कहां बैठा है? किनारे पर बैठा है, बस वो लहर का इंतजार कर रहा है, कब वो लहर उसके चरणों पर आकर टकराए, उससे टकराए और उसको अपने रूप में शामिल कर ले। जब तक जिस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक पद आ जाए, उसके पास अगला पद आने में समय लगता नहीं है। कारण क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं अपने रूप में स्टडी करके आराम से नंबर ला सकता हूं। और हम जो स्टूडेंट नंबर नहीं ला पाते हैं, उनके मन में ये कुंठा भर जाती है, या कुंठा भाव आ जाता है कि मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफलता पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है। धैर्य रखोगे, सफलता मिल जाएगी। दूसरी स्थिति एक और है कि हम जब तक अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे कि मैं कर लूंगा, ये भाव अगर मन में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं वापस कह रहा हूं, पहले तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाओ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे और आगे स्टडी को बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, भीलवाड़ा के अंदर भी कई लोगों ने यूट्यूब चैनल का आगाज किया है ना, या कई लोग उतर चुके हैं और वो अपने अपने स्तर पे पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो टीचर्स दूसरे टीचर का सम्मान नहीं कर सकते, एक दूसरे टीचर की भावना को नहीं समझ सकते, वो कुछ नहीं जान सकते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ, सारा जगत अगर हमारे लिए है, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, हम किसी के ऊपर मतलब चर्चा करके हम कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। आप अपने स्तर पे करिए। मैं अपने कई साथीगण को देखता हूं, मित्रों को देखता हूं, तो यहां लगता है कि साथ चलने वाला व्यक्ति कम है। आपकी जो साथ कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है ना, वो व्यक्ति आपको कम मिलेंगे, जबकि पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही एक समाधान है, और ऐसे लोगों को छोड़कर चलना ही एक समाधान है। अगर हम उन्हें लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन वही नष्ट हो जाएगा, हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे रोग हैं कि वो हमारे लिए वो असाध्य पीड़ा बन जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हम जीवन में कुछ कर पाए, ठीक है ना। और मेरा जो इस YouTube चैनल पे सबसे यही कहना है कि आप सब अपनी एक ही भावना रखें कि स्टूडेंट कितना अच्छा पढ़ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो चर्चा बाद की होगी। और आप सब स्टूडेंट से मैं ये कहता हूं कि जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, जितने वीडियो देखते हैं, उनको शेयर भी करें, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचने चाहिए, क्योंकि सबको नहीं पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। आप इन वीडियोस को देखें,
इनके बारे में रिव्यू दें, बताएं मुझे कैसा लगा। और यहाँ कमेंट और सब्सक्राइब, अभी तक अगर आपने वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये सब्सक्राइब होंगे तो हम बहुत जल्द लाइव क्लास के रूप में आ जाएंगे, ताकि हमें एक फील मिलेगा कि हम क्लास के अंदर ही बैठे हैं और हम एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस वक्त जो समस्या आएगी मैं उसी दरमियान उनको हल करने का, समाधान निकालने का रूप बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी को लोगों को भेजें, सब्सक्राइब कराएं, जल्दी से ये सब्सक्राइब होते हैं हम क्लास का नया रूप बनाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक टॉपिक यहाँ चार्ट या समझाने के माध्यम से अच्छे से रूप में कर लूं। कई स्टूडेंट ने कल कहा था कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दो, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने आज अपने इस वीडियो में थोड़ा टाइम दिया है स्क्रीनशॉट लेने का, लेकिन अगर किसी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिला है तो आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। देखिए अभी सारी जो कोचिंग संस्थानें हैं वो बंद है, आप लोगों को अभी ये सोचना चाहिए कि हमें स्टडी पर फोकस करना है, पढ़ना है। डेली की जो क्लास आ रही है मैं आप लोगों के लिए रोज 11 बजे, डेली 11 बजे आपको हिंदी की एक क्लास दे रहा हूं, ताकि आप डेली टच में रहेंगे। कल क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, हम टच में रहेंगे। ठीक है ना, उससे हम हटेंगे नहीं लक्ष्य से। तो आप लोग भाई प्रॉब्लम अगर जो भी होगी हम समाधान करेंगे। मैंने हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उनमें मेरे नंबर दे रखे हैं, मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे कोई समस्या हो तो, नहीं तो आप मुझे यहां कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कारण क्या है कि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलने वाली है। हमारे द्वारा जो भी मेहनत की गई है ये केवल आप लोगों के लिए है। मैंने इतने लंबे समय से यूट्यूब पर चैनल नहीं बनाया था, 2.5 महीने हो गए मैंने चैनल नहीं बनाया था। उसका कारण ये था कि मैं सोचा था इस कोचिंग खुल जाएगी, हम वहीं पढ़ेंगे आराम से और सबको वहीं स्टडी कराएंगे। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी भाई अभी कहां कराए, सब स्टूडेंट आके आ जाएंगे बाद में। लेकिन जब लगा कि कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो जो भी सामग्री, जो भी साधन मेरे पास थे उनसे मैंने यहाँ YouTube क्लास चालू करना शुरू कर दी है। ठीक है, आप इन वीडियोस में कमियों को ना ढूंढ करके स्टडी करने का माध्यम ढूंढे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना समय में आ रहा है, उसके बारे में बताएं मुझे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा कर सके। आप यहाँ पर अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ कमियां ढूंढे, कमियां ढूंढना तो देखो इंसान कभी पूरा होता ही नहीं है, ईश्वर की कृति है, वो व्यक्ति कभी पूरा होगा ही नहीं। ठीक है ना, जीवन भर सीखने का क्रम बनता है। और आप लोग ये मान चलो जिस दिन हम पूरे हो जाएंगे हम ईश्वर बन जाएंगे। ठीक है ना, और ईश्वर कोई नहीं होता है, सब आदमी सीख रहा है। आप लोग बस अपनी पढ़ाई पर जोड़ दें। वापस यही कहूंगा, वीडियो देखें, इसके बारे में रिव्यू दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ठीक है, यही मैं वीडियो समाप्त करता हूं। हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो वीडियो व्यंजनों के जो हमारे भेद हैं प्रयत्न के आधार पर, जो हमारे प्रयत्न भेद बनाए गए, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उसके बारे में होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।